स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एसआरएफ लिमिटेड को। इसमें हम 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एसआरएफ किस किस सेक्टर में वर्क करती है। अक्सर लोगों को लगता है कि एसआरएफ सिर्फ केमिकल सेक्टर में वर्क करती है। सेकंड पॉइंट है इसका कितना रेवेन्यू किस सेक्टर से जनरेट होता है। थर्ड पॉइंट लास्ट क्वार्टर में किस सेक्टर में इसको प्रॉफिट हुआ था और किस में लॉस हुआ था। फोर्थ पॉइंट है अभी शॉर्ट टर्म में कितना कैपेक्स कर रही है और लॉन्ग टर्म में कितना कैपेक्स कर रही है। फिफ्थ पॉइंट है जिस सेक्टर में ये कैपेक्स कर रही है उसका ग्रोथ आगे कैसा है। सिक्स पॉइंट क्या है इसका फंडामेंटल देखेंगे और सेवन पॉइंट इसका टेक्निकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर एसआरएफ को देखें तो इसका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये इसमें इंगेज्ड है। फ्लोरोकेमिकल को ये बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स को बनाती है, पैकेजिंग फिल्म्स करती है, टेक्निकल टेक्सटाइल में वर्क करती है, कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स में भी वर्क करती है। तो केमिकल्स के साथ साथ ये पैकेजिंग भी करती है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी वर्क करती है, कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स भी करती है। तो ये सिर्फ केमिकल में नहीं वर्क करती है। अगर रेवेन्यू देखें तो इसका 43% रेवेन्यू केमिकल से जनरेट होता है और इसमें दो प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। पहला है फ्लोरोकेमिकल और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल। फ्लोरोकेमिकल में अगर आप देखें तो मेन है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की ये मार्केट लीडर है इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसआरएफ इज द डोमेस्टिक मार्केट लीडर इन द रेफ्रिजरेंट स्पेस। और अभी एक और नया केमिकल को लॉन्च की है। इट मार्केट शेयर फर्दर इंक्रीज विद द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च की है जिसका नाम है F600A। तो रेफ्रिजरेंट में ये मार्केट लीडर है इंडिया में। रेफ्रिजरेंट मीन्स जो एसी को ठंडा करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसकी ये मार्केट लीडर है इंडिया में। और इसका जो प्लांट है वो है राजस्थान में और गुजरात में इसका प्लांट है। स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर देखें तो एग्रो केमिकल और फार्मास्यूटिकल में ये वर्क करती है। अभी रिसेंटली में ये 6 नया एग्रो इंटरमीडिएट्स लॉन्च की है और 3 फार्मा इंटरमीडिएट्स को लॉन्च की है जिससे इसका रेवेन्यू आगे काफी ज्यादा जनरेट होगा। तो ये केमिकल सेक्टर का हो गया। सेकंड है पैकेजिंग सेक्टर में इससे 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ह्यूज अमाउंट में पैकेजिंग सेक्टर से जनरेट होता है इसका रेवेन्यू। इसमें ये क्या करती है द कंपनी प्रोवाइड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सोल्यूशन। ये पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है दोनों को, फूड को और नॉन फूड दोनों में ये करती है। बोथ इन कैटेगरी ऑफ एफएमसीजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो एफएमसीजी सेक्टर में भी ये पैकेज करती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये पैकेज करती है। और अभी इसके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि 3 इंडिया में है, एक थाईलैंड में है, एक साउथ अफ्रीका में है, एक हंगरी में है। और जो थर्ड सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर से इसका 14% रेवेन्यू जनरेट होता है। जो मेन मेन 3 प्रोडक्ट है इसका वो है टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स एंड पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न। ये 3 मेन सेगमेंट इसका है। और जो फोर्थ सेक्टर जो बोल सकते हैं वो है अदर्स। अदर्स से 3% का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हम देख लिए कि कहाँ कहाँ से किस किस सेक्टर से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है और कितना होता है। अभी देख लेते हैं कि किस किस कंट्री में इसका ऑपरेशन होता है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है। तो इसका ऑपरेशन 4 कंट्रीज में है और ये अवेलेबल है 90 कंट्री में। इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से 51% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ह्यूज अमाउंट में इंडिया से रेवेन्यू इसका जनरेट होता है। जर्मनी से 7%, यूएसए से 6%, स्विट्जरलैंड से 6%, साउथ अफ्रीका से 5%, बेल्जियम से 4% और 2% थाईलैंड से। और रिमेनिंग 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसका हम पूरा देख लिए। अभी सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्वार्टर में इसको किस सेक्टर में प्रॉफिट हुआ था और किस में लॉस हुआ था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए द केमिकल बिजनेस रिपोर्टेड इंक्रीज टू ऑफ 62% सेगमेंट। तो इसमें क्या है, जो केमिकल सेक्टर है उसमें 62% का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हुआ था। पहले था इतना, अभी इस क्वार्टर में जो आया है वो 1830 करोड़ का इसका आया है क्वार्टर 2 में। तो अगर इसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 106% से इंक्रीज हो गया है। काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है केमिकल सेक्टर में। अगर हम पैकेजिंग सेक्टर में देखें तो पैकेजिंग सेक्टर में इसका जो है रेवेन्यू जो है 6%, तो 24% से ज्यादा इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 43% का डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू तो बढ़ा है 24% से लेकिन इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है 43% से। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में देखें
तो इसका रेवेन्यू भी 16% डिक्लाइन हुआ है और इसका प्रॉफिट भी 53% से डिक्लाइन हुआ है। तो हम देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर और पैकेजिंग सेक्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो अभी कंपनी शॉर्ट टर्म में कहाँ पे कैपेक्स कर रही है वो देखते हैं। तो अभी 604 करोड़ का ये कैपेक्स कर रही है और ऑलमोस्ट ये 10 से 12 महीने में ये इसको टाइम फ्रेम में इसको पूरा कर देगी। और किस सेक्टर में कैपेक्स कर रही है उसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है एग्रो केमिकल स्पेस में ये लोग अभी कैपेक्स कर रहे हैं। ये देखिए the board has approved project for setting up 4 new plants in agrochemical space and capacity enhancement of existing plant at Dahej। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग मेनली एग्रोकेमिकल पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, एग्रोकेमिकल स्पेस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसके लिए ये नया 4 प्लांट को ओपन कर रहे हैं जिसपे ये लोग 604 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये लोग 1 साल के अंदर इसको रेडी कर देंगे। यहाँ पे देखिए द प्रपोज कैपेसिटी एडिशन इज 400 मेट्रिक टन पर एनम इन 10 से 12 महीना टाइमलाइन फ्रेम। और ये किससे मतलब कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी बढ़ेगा वो 4000 MTPA का बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया 10 से 12 महीना में ये रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ कर्जा भी ले रहे हैं ये लोग, कुछ इंटरनल पैसा जो है उसको भी यूज कर रहे हैं इसको अपना कैपेक्स बढ़ाने के लिए। तो ये मेन एक हो गया। एडिशनल, द बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ किलो लैब एट अ भिवंडी to address the need of pharma market at a project of 9.8 करोड़। तो फार्मा सेक्टर में भी ये लोग अभी अपना कैपेक्स कर रहे हैं जिसमें कि एक किलो लैब करके बना रहे हैं। 9.8 करोड़ का इन इसमें भी कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म का कैपेक्स। और अगर लॉन्ग टर्म का अगर कैपेक्स देखें तो इसमें ये लोग 4500 से 5500 का करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं अगले 3 से 4 साल में। तो ह्यूज अमाउंट में कैपेक्स कर रहे हैं। जो एसआरएफ के सीएफओ हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 4500 से 5500 करोड़ का ये इन्वेस्ट कैपेक्स कर रहे हैं अगले 3 से 4 साल के अंदर। तो ह्यूज अमाउंट में हम कह सकते हैं ये कैपेक्स कर रहे हैं। और ये मेनली जो है अभी जो शॉर्ट टर्म में जो कैपेक्स कर रहे हैं एग्रो केमिकल में कैपेक्स कर रहे हैं। तो एग्रो केमिकल का आगे ग्रोथ कैसा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रो केमिकल रेवेन्यू टू ग्रो 15 to 17% दिस फिस्कल ड्राइवन बाय द डिमांड। तो एक रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है, किसी के एनालिसिस है, क्रिसल है समथिंग का एनालिसिस है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि एग्रो केमिकल का रेवेन्यू जो है आगे 15 to 17% से ग्रो कर सकता है आगे चल के। और एसआरएफ इसी सेक्टर में अभी कैपेक्स कर रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि आगे चल के एसआरएफ को काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है इस सेक्टर में। ये जो एक कैपेक्स कर रही है उससे इसका काफी ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो सकता है। तो काफी अच्छी बात है। अभी इसका फंडामेंटल देख लेते हैं एसआरएफ का। तो एसआरएफ में अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है। अगर इसकी पीई रेशियो देखें तो इसका पीई जो है 30 का है और मार्केट जो का पीई है वो 26.66% का इंडस्ट्री का पीई है। लेकिन अगर और कंपनी से आप देखें तो इसका पीई एक तरीके से काफी कम है हम कह सकते हैं। क्योंकि पीडीलाइट का देखिए, सोलर इंडस्ट्री का देखिए, गुजरात फ्लोरो का देखिए, दीपक, इस सब का देखिए, सबका पीई काफी ज्यादा हाई है। इसमें अभी आप देख रहे होंगे गिरावट काफी ज्यादा चल रहा है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके पीछे का रीजन आप देखेंगे तो इसका सेल्स काफी कम हो गया। आप देख सकते हैं सेल्स में इसके गिरावट हुआ है, इसके मार्जिन में गिरावट हुआ है, इसके प्रॉफिट में भी गिरावट हुआ है। यही रीजन है जिसकी वजह से अभी इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है इस कंपनी में। अगर इसका लॉन्ग टाइम का अगर आप ईयर टू ईयर का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 था, 1100 हो गया, फिर यहाँ पे 1800 हो गया, अभी 2200 हो गया है। तो कितनी तेजी से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 2 डिजिट में दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 2 डिजिट में दिखेगा। और रिटर्न इस कंपनी में काफी अच्छा मिला है। 10 ईयर में 49% CAGR, 5 ईयर में 43% CAGR, 3 ईयर में 49% CAGR और 1 ईयर में भी निगेटिव है। अगर इसका बैलेंस शीट देखें
तो इसका रिजर्व्स काफी तेजी से जंप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और इसके ऊपर अभी डेप्थ थोड़ा बढ़ा है। अगर इसको हम एक्सपेंड करें यहाँ पे, तो ये पता चलेगा कि इसका लॉन्ग टाइम का जो डेप्थ है बोरोइंग इसके ऊपर है वो कम होता जा रहा है। ये देखिए 2300 था पहले, फिर 1900 हो गया, फिर 1700 हो गया, अभी 1600 हो गया। तो लॉन्ग टाइम का जो बोरोइंग है इसके ऊपर कम होता जाता है। देख काफी पॉजिटिव पॉइंट है। जो शॉर्ट टर्म का इसके पास बोरोइंग है ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये वाला काफी पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टाइम का जो बोरोइंग था वो काफी कम हो गया है। अगर इसका हम होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर का होल्डिंग एज इट इज 50% है, एफ आई आई का होल्डिंग एज इट इज है, लेकिन डी आई आई ने इसमें ह्यूज अमाउंट में बाई किया, ऑलमोस्ट 5% का इसमें ऐड किया है डी आई आई। जून से और सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 9% से 14% का हो गया है, और पब्लिक ने काफी ज्यादा रिड्यूस किया है। तो इसका अगर आप लॉन्ग टाइम का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो इसमें 7 7 लाख 63,766% का इसमें जंप मिला, रिटर्न मिला। कितना ह्यूज अमाउंट में रिटर्न मिला आप देख सकते हैं, 1999 से कितना ह्यूज अमाउंट में रिटर्न मिला है। और इस कंपनी में काफी बार गिरावट हो चुका है, और यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 76% का गिरावट हुआ था 2005 से 2009 के बीच में। और फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2010 से 2014 के बीच में देखेंगे 36 पॉइंट, 2010 से 2013 के बीच में 36% का गिरावट हुआ था। तो ये गिरावट पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इतना गिरावट हो चुका है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका टेक्निकल। ये जो मैंने रेंज ड्रॉ किया है, इस रेंज में काफी टाइम तक इसमें अप डाउन होता रहा। ये ऊपर जाता था, इस लाइन पे इसको रेसिस्टेंस मिलता था और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती थी, और फिर यहाँ पे इसको एक सपोर्ट बनता था, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाता था, फिर से यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिलता था, फिर से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट, फिर से यहाँ पे आके इसको रेसिस्टेंस, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसे अप डाउन होता रहा, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हो गया था। और अभी अगर आप देखें प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, तो अपने ये जो इसका जो सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे आ गया है। ये सपोर्ट के नीचे आ गया था, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था इससे ये नीचे आ गया था। अभी जो दूसरा एक यहाँ पे रेंज बना है, ये वाला लाइन इसका एक रेंज बना हुआ है, ये वाला देख सकते हैं मैंने जो ड्रॉ किया है। इस रेंज में 3-4 मंथ से अप डाउन हो रहा है। तो ये वाला जो लाइन नीचे वाला है इसका ये एक सपोर्ट बन रहा है बार बार, और ऊपर वाला इसका एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का गेम चल रहा था, अभी फिर से अभी इस रेंज में रेसिस्टेंस सपोर्ट का गेम चल रहा है। तो अभी इसका सपोर्ट अगर आप देखें, पहला सपोर्ट होगा 2225 के पास, पहला सपोर्ट होगा। अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो होगा, ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन पे इसका दूसरा सपोर्ट होगा। और तीसरा जो एक मेजर सपोर्ट है वो ये वाला होगा, 2000 के पास इसका तीसरा सपोर्ट है। बहुत मुश्किल है कि यहाँ तक गिरावट हो इस कंपनी में, क्योंकि ये काफी अच्छा कैपेक्स कर रही है और एग्रो केमिकल में कर रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है 15 to 17% का जंप हो सकता है, आगे ग्रोथ हो सकता है। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।